Good morning. Good morning all students of 11th class literature. देखिए नेक्स्ट पोएम शुरू कर चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको पोएम सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट कराया जा रहा है। पोएट्री द पोएम, कौन सी पोएम है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। किसके द्वारा लिखित है ये? किसके द्वारा लिखित है? ये लिखित है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, यानी रचित है। रचनाकार कौन है इसके? विलियम वर्ड्सवर्थ। स्टेंजा फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। स्टेंजा नंबर सेकंड देखिए। द सी डेट बेयर्स, द सी डेट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, हर बॉसम टू द मून। The vines that will be, the vines that will be howling at the hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. देखिए क्वेश्चन आंसर तो बहुत अच्छे हैं इसमें। हिंदी एक बार, बियर्स का मतलब है खुले रूप में दिखना। खुले रूप में दिखना। बॉसम, बाहें फैलाना, बाहें। मून यानी चंद्रमा। पवने, हॉलिंग, हॉलिंग का मतलब जोर जोर से चल रही है। सभी समय,
सभी घंटे एक साथ सब इकट्ठे हुए हैं। अब गैदर्ड इकट्ठे हुए हैं। जैसे सोते हुए फूल। For this, for everything, we are out of tune. यहाँ से लेके यहाँ तक अलग बात है, ये अलग है। पढ़ लिया, समझ लिया, हिंदी और देख लिया। देखिए स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ ने आपको बताया था कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस कैसे है। हम प्रकृति से अपना मुंह मोड़ चुके हैं और उसकी सुंदरता का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। हम तो बस अपनी ज़िंदगी में खोए हुए हैं, वही हमारा संसार है। सुबह उठना, नहा धो के अपने ऑफिस जाना, काम करना, जो सा काम करता है, और फिर वापस घर आ जाना, फिर वही चू चू चैचे, फिर वापस उठ के फिर अपने काम पे चल जाना। फिर ये मतलब एक सामाजिक जटिल जीवन हम जी रहे हैं। हम अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल के पेड़ पौधों की तरफ, प्रकृति की तरफ नहीं देखना चाहते, जो बहुत ही ज़्यादा शांति प्रदायक है। स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट में भी यही कहा गया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेचर्स की तरफ नहीं मुड़ता है तो समझ लीजिए उसका जीवन प्राय नष्ट ही है। अब सेकंड स्ट्रेंजा में हम ये बात करेंगे कि कवि हमें प्रकृति के प्रति आकर्षित बनाने के लिए कई कारण गिनाएगा, प्रकृति की सुंदरता को दर्शाएगा, उनके अलग अलग एलिमेंट्स को हमारे सामने रखेगा। देखिए कैसे। फिर कवि बात करता है समुद्र की। सबसे पहले बात करता है समुद्र की बात करता है तो वो कहता है कि देखो जैसे समुद्र है वो रात्रि में ऐसा प्रतीत होता है मानो खुले रूप में, दैट बेयर्स द सी, डैट देखो सी को वो खुले रूप में अपनी बाहें फैलाकर ऐसा लेटा हुआ है जैसे वो चंद्रमा को अपने गले लगा लेगा। यानी समुद्र इस प्रकार से खुला है मान लो चंद्रमा उसमें समा जाएगा। ये सुंदरता है हमारी प्रकृति की, हमारे नेचर्स की, आसपास के जो हम प्रकृति के सौंदर्य देखते हैं उसकी, तो उसमें समुद्र का सर्वप्रथम उदाहरण देता है कि समुद्र मानो ऐसा लगता है जैसे बाहें फैलाकर, खुली बाहें फैलाकर अपनी ओर वो चंद्रमा को गले लगाना चाहता है या अपने में समाहित करना चाहता है। क्योंकि हम देखते हैं, चाहे आपने देखा होगा कि ये एक समुद्र की लहरें हैं और शाम की टाइम सूरज उसमें डूब जाता है। ये प्राकृतिक सुंदरता है। हालांकि साइंस ऐसा थोड़ी मानती है कि जो सूरज है वो वास्तव में ही उसमें डूब जाएगा, नहीं ना। लेकिन वो तो कह रहा है कि हम साइंस से क्या लेना देना, लेकिन हमको जो दिखाई दे रहा है वो बहुत प्राकृतिक सुंदरता है, बहुत बड़ी प्राकृतिक सुंदरता है। और वो ये भी कहता है जब हम समुद्र किनारे आते हैं तो जो पहुने हैं
वो जोर जोर से चलती है, वो सभी घंटे हर समय लगातार बहती रहती है। ठीक है, जोर जोर से हवा चलती रहती है और सभी हर समय 24 घंटे बहती ही रहती है। और फिर एक साथ इकट्ठा होके, नाउ स्लीपिंग फ्लावर्स एंड ऑल आर अप, और सभी चीज़ें जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सोते हुए फूल हो, जैसे कोई सोते हुए फूलों की तरह हैं। सोते हुए फूलों की समझ रहे हो आप कैसे? जैसे ये फूल है बहुत सारे, अब सूर्य जब उगता है, जब दिन होता है, तब तो ये सूरज के सामने बहुत अच्छे से खिलते हैं और फिर बाद में ये सब ऐसे मुरझा जाते हैं, यानी सूरज छिप जाने पर इनमें चमक खत्म हो जाती है। तो ये ऐसा प्रतीत होता है रात्रि में जैसे सब एक साथ इकट्ठे होकर एक स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह है। तो यहाँ पर ये सिमिली कंपैरिजन दर्शाया गया है, उपमा दी गई है कि ये जो प्रकृति की जो सुंदरता है ये स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह है। ये फॉर दिस, इसके लिए, और प्रत्येक उस चीज़ के लिए जो स्ट्रेंजर सेकंड में वर्णन है हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब हमें कोई मतलब ही ना है चीज़न से। काय हुए समुद्र, काय हुए सूरज, व्हाट इज सनसेट, व्हाट इज सनराइज, व्हाट इज वाइंड ब्लोइंग, व्हाट इज वाइंड ब्लोइंग, दैट डजंट मैटर फॉर अस। वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम तो इन सब चीज से परे मानते हैं अपने आप। क्या मतलब है इन प्रकृति का, ये कहना चाहता है कवि। ये सुंदरता तो दिखने में। अब अपन में से बहुत से ये भी जवाब दे सकते हैं जो ठाली है उनको ये चीज दिखे, जो फ्री बैठे रहते हैं उनको दिखे प्रकृति के नज़ारे। जो के पास काम है वो सुना रहे, वो अपने काम में मस्त रहता है ना। ये बहुत से आप लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन फिर भी प्रकृति के सेवा ही परम धर्म में से एक होना चाहिए हमारे जीवन में। स्ट्रेंजर नंबर 3, पहले इसका मेन पॉइंट्स देख लीजिए। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? द पोइट describes nature as nature's part, as sea. He picturized this the moon, night at seashore. The poet wants to say that nature's beauty is unvaluable.
यानी अनमोल है। बट द वर्ल्डली बिजी मैन have does not no sorry do not have any attention towards these beauties। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। तो द पोएट डेस्क्राइब्स नेचर्स पार्ट एज सी। पहला तो है कि पोएट वर्णन करता है नेचर के एक हिस्से का समुद्र के रूप में। वे चित्रित करता है मून रात्रि को नदी के किनारे समुद्र किनारे। वे चाहता है कि कहना कि नेचर्स की ब्यूटी अनमोल है और बट जो सांसारिक व्यस्त व्यक्ति है उनका कोई ध्यान नहीं है किसकी तरफ, इन सुंदरताओं की तरफ। स्टेंजा नंबर 2 3rd it moves us not it moves us not great God I would rather be। it moves us not great God I would rather be। पैगाम सकल in a creed outworn so might I standing on his pleasantly have glimpses that
would make me less forlorn. Have sight of Proteus rising from the sea or hear old Triton blow his wreathed horn. तो इट किसके लिए आया है? प्रकृति की घटनाओं के लिए। ठीक है, पगान एक ऐसे देवता, ये गॉड है, पगान मतलब देवता है। उसके बाद है पालन पोषण, सकल। क्रीड, धर्म। आउटवर्न, बहुत पुराना। घास का मैदान। झलक, अकेला, फॉरलॉन। प्रोट्यूस, सी गॉड, समुद्र का देवता। ट्रिटॉन,
ये भी सी गॉड है, पर ये भोपू बचाता है। ए मधुर, हॉर्न यानी आवाज। इसकी कल्पना है कि जो प्रकृति की घटनाएं हैं, जो प्रकृति की घटनाएं हैं, समझिएगा कि इट मूव्स अस नॉट, यानी जो प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं, प्रकृति क्रियाकलाप है, वो हमें नहीं चलाते हैं, जबकि हमको चलाने वाला महान भगवान है। इससे भी अधिक हो सकता है, इट वुड रेदर बी, कि एक पगैन सकल्ड अ क्रीड आउट वॉन, कि पगान नामक एक भगवान ने एक धर्म का, बहुत पुराने धर्म का लालन पालन किया हो। तो जितनी शक्ति हो सके मैं इस घास के मैदान पर खड़ा रह सकता हूँ और झलकियाँ पा सकता हूँ, जिससे मैं कम अकेला महसूस करूँगा। वहाँ पर मुझे एक समुद्री देवता फोर्टिस समुद्र से उठते नजर आएंगे, जो भविष्यवाणियाँ करेंगे। या फोर्टिस ऐसा समुद्र का देवता होता है जो समय समय पर दृश्यित होता है और वह अदृश्य हो जाता है और भविष्यवाणी करके गायब हो जाता है। और हियर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज विदर्ड ऑन, और या फिर मैं ट्रिटन यानी दूसरा सी गॉड है जो आधा मछली का है आधा मनुष्य का है, और ये अपने हाथ में एक भोपू लेके ऐ मधुर आवाज में आवाज निकालता है, मैं उसके सुनूंगा। कभी अपनी कल्पनाओं को पंख देता है, कभी अपनी पंखों नुमी जो उसकी कल्पना है उसको आगे बढ़ाता है। क्योंकि जो ये प्रकृति है जिसमें हम भौतिकता में डूबे हुए के कारण हमें प्रभावित नहीं करती। हे ईश्वर, मैं तो चाहता हूँ कि मैं एक पैगन हो जाऊँ और अति प्राचीन धार्मिक आस्था वाले लोगों को यहाँ पालूँ पोसूँ, जिससे कि मैं इस सुहाने घास के मैदान पर खड़े होकर प्रकृति की झलकियों को देख सकूं और मुझे कम सोनेपन महसूस हो। मैं उस समुद्री देवता पोर्टियस जो समुद्र के बाहर अपना सिर निकाल रहा हो उसे देखूं, और फिर मैं समुद्र में उस बूढ़े ट्राइटन देवता को सुनूं जो फूलों से सजे हुए शंख को बजा रहा है। विदर्ड ऑन, विदर्ड ऑन का मतलब होता है फूलों से सजा हुआ, और वैसे विदर्ड का मतलब आपको तो ये भी होता है कि जिसकी अब हॉर्न की आवाज़ सुनने में अमधुर हो। ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार से है। इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता दिए जाते हैं कि मेन पॉइंट किस प्रकार से हैं, कि यहाँ पर कवि प्राकृतिक या माइथोलॉजिकल वे में अपनी बात को दर्शाता है कि ये कहना चाहता है कि कवि वो द पोइट कंसिडर्ड द नेचर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एज impactless on us. He considered the God, the Almighty God, the master of all this nature. He wants to say that he wanted to be a pagan who would take care
a creed which is too much ancient of his time, or he wants to say further that he would stand on a pleasant land which is full of greenery, that he can say he can see all the natural beautiful sights. These natural beautiful sights helps him to make less forgive, less unhappy, less alone, less forlorn. Otherwise, on the other hand, he would rather be a Proteus, because he wants to see him who is rising from the sea, or he wants to hear a Triton's horn which blow in withered sound. So here the poet mentions the mythological aspects of his imagination.